चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट होगा और दूसरा चैप्टर आपका जो नाम है सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है और पहले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े इस बात को भी हम लोग समझ चुके हैं कि पहला चैप्टर हम लोग मैटर के बारे में पढ़े हैं और मैटर में क्या क्या बात पढ़े हैं उन सारे बातों को हम लोग रिकॉल कर लिए थे पिछले क्लास में। साथ ही साथ हम लोग मैटर के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को भी टॉपिक वाइज कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग मैटर के बाद आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है और दूसरा जो चैप्टर आपका है वो आपका दूसरा चैप्टर का जो नाम है वो आपका क्या है, तो आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्या नाम है भाई मेरे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तब एटम्स एंड मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल, साथ ही साथ एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या क्या बात को हमको पढ़ना है, क्या होता है डाल्टन्स थ्योरी, कैसे एटम का खोज हुआ, कैसे मॉलिक्यूल का खोज हुआ, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में इन सारे बातों को पढ़ने से पहले कुछ गौर करते हैं कुछ एक अलग टॉपिक पे। अलग टॉपिक क्या है, वो आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल में ही हम लोग लास्ट में उस टॉपिक को पढ़ते हैं, लेकिन इस टॉपिक को हम आपको शुरू में ही पढ़ा दे रहे हैं। ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका रीजन है। रीजन यह है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल में ये जो आपका टॉपिक है जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। हर एक एग्जाम में, किसी का भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। डाल्टन्स थ्योरी से आपका कम चांस बनता है कि उससे मतलब आए, लेकिन ये जो टॉपिक आपको हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे फिक्स है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे पैरामेडिकल हो या पॉलिटेक्निक हो, दोनों में क्वेश्चन भाई मेरे इस टॉपिक से आता है। और वो टॉपिक है क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में के, तो वो टॉपिक्स आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल का क्या है, तो आपका क्या है, आप सुने भी होंगे नाम, और उसका नाम क्या है, तो मोल कॉन्सेप्ट। क्या नाम है भाई मेरे? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट होता है क्या, इस बात को पहले समझो। मोल कॉन्सेप्ट जैसा कि सब कोई जानता है, मोल के बारे में आप लोग भी थोड़ा मोड़ा जानकारी रखते होंगे, मोल क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन आज वही जानकारी को हम लोग पुनः रिकॉल करने आए हैं और जो आप लोग जानते हैं उससे और बेहतर हम आपके पास कुछ दिखाने आए हैं या उसको और अच्छे से तरीका से समझाने आए हैं। साथ ही साथ आप तो जानते ही होंगे मोल का डिफिनेशन, अवोगाड्रो नंबर का डिफिनेशन कैसे क्या होता है, ये सारे बातों को जानते होंगे, लेकिन कोई ना कोई अंतर मिलेगा भाई मेरे। और अगर अंतर ना मिलेगा तो लास्ट में जरूर बोलना कि अंतर नहीं मिला सर, ठीक है ना। इसलिए पहले अच्छे से आप क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको कॉपी में नोट्स के रूप में बना लेना है और बनाने के बाद पुनः एक बार वीडियो को देखना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक का नाम क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट भाई मेरे बहुत ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से अगर पढ़ोगे ना तो सच बात बोल रहे हैं कि मोल कॉन्सेप्ट का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपका एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, अवोगाड्रो नंबर। क्या नाम है भाई मेरे? अवोगाड्रो नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो संख्या। क्या बोलते हैं भाई मेरे? अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। देखो अवोगाड्रो संख्या क्या होता है। अवोगाड्रो संख्या होता है, जैसे मान लो भाई मेरे कि हम 100 ग्राम चावल लाएं, ठीक है ना, 100 ग्राम आपको हम चावल लाए हैं, आपको हम 100 ग्राम चावल दिए हैं इस मुट्ठी में। वो 100 ग्राम चावल में बोलेंगे कि बताओ तो बाबू 100 ग्राम तुमको हम चावल दिए हैं, उस 100 ग्राम चावल में चावल का कितना दाना होगा, तो आप काउंट करोगे ना कि चलो भाई काउंट करते हैं दाना कितना मिलता है। वो अलग बात है कि काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, लेकिन महाभयंकर लोग भी इस दुनिया में है, वो काउंट कर लेंगे भी वो लोग, ठीक है। तो 100 ग्राम आपको हम चावल दिए और आपको बोले हैं कि भाई चावल के दाना को आप काउंट करो, यानी 100 ग्राम चावल में कितना दाना होगा चावल का, इसको हम आपको काउंट करने के लिए बोले हैं। गौर से समझना भाई, इसी से रिलेशन है अवोगाड्रो नंबर का। 100 ग्राम अगर चावल लिए हैं, चावल के दाना को आप लोग क्या करोगे, काउंट करोगे। लेकिन अगर मान लो भाई मेरे कि आपके पास हम 100 ग्राम अल्युमिनियम लिए हैं, 100 ग्राम क्या लिए हैं भाई मेरे, अल्युमिनियम। 100 ग्राम छोड़ो हटाओ, 100 ग्राम हम आयरन लाए हैं, आपके पास 100 ग्राम आयरन दे दिए और बोले कि बताओ तो आयरन का इसमें एटम कितना है, तो भाई मेरे कोई भी नहीं बता सकता है कि 100 ग्राम आयरन में कितना एटम होगा। हाँ आप बता दोगे, कैसे बताओगे,
लेकिन फिलहाल में अभी नहीं बता पाओगे, आपको थोड़ी देर तक इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंतजार करना ही होगा आपको कि 100 ग्राम आयरन में कितना आयरन का एटम होगा, या 100 ग्राम अल्मुनियम में कितना अल्मुनियम का एटम होगा, या 500 ग्राम अल्मुनियम में कितना भी आपको हो, ठीक है ना, कितना उसका एटम होगा। इसको आपको बनाने के लिए आपको कम से कम थोड़ी देर तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो खैर समझते हैं एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या होता क्या है। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 100 ग्राम अल्मुनियम में अल्मुनियम का कितना आइटम होगा, आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। तो बता किसको सकते हो डायरेक्टली। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भाई मेरे कि 26 ग्राम अल्मुनियम में अल्मुनियम का एटम कितना होगा, तब तुम धड़ल्ले से बता सकते हो। या कोई आपसे पूछेगा कि 12 ग्राम कार्बन मेरे पास है, कार्बन का नाम सुना है ना जी तुम लोग, 12 ग्राम कार्बन अगर आपके पास है तो कार्बन का कितना एटम होगा, आप इसको बता सकते हो। लेकिन 13 ग्राम कार्बन ना 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 बता सकते हो अभी, हाँ बता दोगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। चलो भाई, अगर आपसे पूछेगा कि 26 ग्राम अल्मुनियम में अल्मुनियम का कितना एटम होगा, या 12 ग्राम कार्बन में कार्बन का कितना एटम होगा, इसको हम लोग कैसे बताएंगे। तो बाबू मेरे अवोगाड्रो संख्या का यहीं से डिफिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और अवोगाड्रो संख्या का, अवोगाड्रो नंबर का डिफिनेशन हम क्या लिखवाए हैं आपको, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इट इज अ नंबर ऑफ एटम्स मोलिकुल आयन प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक मास विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। गौर से समझना भाई मेरे, डिफिनेशन पे आप लोग नहीं जाना, डिफिनेशन बस हम नोट्स के लिए एक प्रकार के लिख दिए हैं आपको, ठीक है ना, बस समझ जाना एक बार। हिंदी में लिखे कि किसी भी तत्व के परमाणु भार में उपस्थित अणु परमाणुओं की संख्या को अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। कोई भी एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास होता है, जैसे अल्मुनियम का कितना एटॉमिक मास होता है 26, कार्बन का 12, यानी किसी भी एलिमेंट के परमाणु भार में जितना एटम रहता है वही एटमों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। जैसे फिर से एक बार समझते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु भार में, किसी भी तत्व के परमाणु भार में जितना एटम की संख्या रहता है, जितना एटमों की संख्या रहता है, वही एटमों की संख्या को, वही परमाणुओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। जैसे मान लो कि किसी भी तत्व के परमाणु भार मतलब क्या होता है, तो जैसे अल्मुनियम है तो अल्मुनियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा आपको 26, एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो एटॉमिक मास आपका 26 हो जाएगा। तो 26 ग्राम अल्मुनियम में अल्मुनियम का जितना एटम होगा ना भाई मेरे, वही एटम के संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, अवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। समझ गए ना अवोगाड्रो संख्या। जैसे मान लो अब अभी हम ये नहीं बताया कि कितना होगा, बस हम अवोगाड्रो नंबर का डिफिनेशन बता रहे हैं हम आपको कि किसी भी तत्व के परमाणु भार में जितना परमाणु उपस्थित रहता है वही परमाणु की संख्या को हम लोग अवोगाड्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो 26 ग्राम अल्मुनियम अगर आपके पास है तो इसमें जितना एटम अल्मुनियम का रहेगा वो अवोगाड्रो संख्या कहलाएगा। या 12 ग्राम कार्बन आपके पास है और 12 ग्राम कार्बन में जितना आपके पास कार्बन का एटम रहेगा 12 ग्राम में, 12 ग्राम को छोड़कर नहीं, 12 ग्राम में जितना आपको कार्बन का एटम रहेगा वही कार्बन के एटमों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अवोगाड्रो संख्या बोलेंगे। और वह अवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है भाई मेरे। यानी कितना होता है अवोगाड्रो संख्या, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होता है। यानी अगर आपके पास 12 ग्राम एटम रहेगा कार्बन का, तब उस 12 ग्राम कार्बन के एटम में कितना भाई मेरे कार्बन का एटम रहेगा, तो आपको कितना रहेगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम रहेगा। या आपके पास 26 ग्राम अल्मुनियम लाओ, ओकरो में कितना अल्मुनियम रहेगा प्रेजेंट, 26 ग्राम में अल्मुनियम का एटम इतना ही रहेगा। समझ रहे हो ना भाई मेरे।
एवोगाड्रो संख्या किसको बोलते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या एक प्रकार का संख्या होता है जो किसी भी तत्व के परमाणु भार में उपस्थित परमाणु की संख्या को बताता है, और वह संख्या किसके बराबर होता है? तो 6.02 × 10 के पावर 23 के बराबर होता है। समझ गए ना एवोगाड्रो संख्या का डिफिनेशन? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो भाई मेरे आगे समझते हैं। अब आगे आपका है एवोगाड्रो नंबर का एक और बात, इसे Na से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है भाई मेरे? Na से। किसे? Na से। यानी एवोगाड्रो नंबर को हम लोग जो डिनोट करते हैं, जो सूचित किया जाता है, वो किससे लिखा जाता है? Na से। बार बार एवोगाड्रो नंबर नहीं ना हम लोग बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? Na बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Na बोलेंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखो भाई, मोल आ गया। मोल, यही मोल का टॉपिक आपका नाम है, टॉपिक का नाम ही है मोल। वो अलग बात है कि हमको मोल से पहले कुछ एवोगाड्रो नंबर का काम था। समझ गए ना? चलो मोल क्या होता है इस बात को समझो। सुने होगे आप कि अगर 12 को केला आपके पास है तो आप बोलते हो कि 1 दर्जन है। बोलते हो ना कि 1 दर्जन लाइए केला। अगर आप दुकानदार के पास जाते हो तो बोलते हो कि 1 दर्जन केला लाइए। बोले हो कहा कि 12 को केला लाइए? हाँ बोल सकते हो, ऐसा बात नहीं, गलत बात नहीं है। इससे आप सुनते होगे, हम लोग को हैबिट बना हुआ है कि 1 दर्जन केला लाइए। आप सुने होगे भाई मेरे कि सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ऐसा क्यों बोला गया है? सूरज न तो पूरब में उगता है, न कहीं पश्चिम में डूबा हुआ है, लेकिन हम लोग के माइंड में यह घुसा दिया गया है कि बाबू मेरे सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। और बहुत अच्छे तरीका से हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। क्या सूरज कभी पूरब में उगा है का या डूबा है का? सूरज कभी पश्चिम में, कभी डूब भी गया है का पश्चिम में? सूरज जहाँ है वही है। हम लोग अपने माइंड से, जब हम लोग बहुत छोटा में थे तो हम लोग के पापा सिखाए थे कि बाबू सूरज पूरब में उगेगा, पश्चिम में डूबेगा, और डूबता भी है। हम लोग सियान हो गए, अब हम लोग अपने बाल बच्चा को सिखाएंगे, बाबू मेरे सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। हमारा बाल बच्चा अपने बाल बच्चा को सिखाएगा, बाबू मेरे सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। रियलिटी बात यही है क्या कि सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है? तो आपको सच्चाई को जान लेना चाहिए। आप भविष्य में, आपका भविष्य कैसा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा हैं। अगर आप जैसा रहेंगे वैसा ही आपको आने वाला कल भविष्य रहेगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत किया कीजिए ताकि आने वाला आपका पीढ़ी एक अच्छा नागरिक बन सके। ठीक है ना भाई मेरे? जॉब लेना अलग बात है, एक अच्छा इंसान बनना अलग बात है। ठीक है, इसलिए आप अपने लिए नहीं बल्कि आप आने वाले 2 साल में आपका कहाँ जाएगा उसके लिए आप मेहनत किया करो भाई मेरे, कि हम अपने माता को, हम अपने पिताजी को कहाँ 2 साल के बाद देखने वाले हैं। इस बात को सोचकर और अपने आप को मेहनत किया करो। और कहा भी जाता है भाई मेरे कि अगर जिसका बाप का मजबूरी और मम्मी का झूरी जिसको अगर समझ में नहीं आया ना, उसको लाइफ में कोई मतलब कुछ कर ही नहीं सकता है वो अपने लाइफ में। ठीक है ना? इसलिए बेफिक्र होकर मोटिवेशन, लोग बोलता कि मोटिवेशन बताइए, मोटिवेशन कुछ हमको मोटिवेट करिए। भाई मेरे आपका फैमिली ही मोटिवेशन है। आप अपने फैमिली का कंडीशन देख लो, खुद मोटिवेट हो जाओगे। कभी जाकर माँ मम्मी से पूछना किस तरह से खाना बनाती है, आपको समझ में आ जाएगा कि मोटिवेशन क्या होता है। या आप जब फी वगैरह देते होंगे उस टाइम मम्मी से जब पैसा मांगता होगा तब सोचना उस टाइम कि कहाँ से आखिर मम्मी पापा पैसा लाते हैं। उस टाइम आपको मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन आपको आएगा ना, उस टाइम आएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि भाई मेरे हम लोग मिडिल फैमिली से हैं और मिडिल फैमिली में पैसा का इतना किल्लत होता है ना, क्योंकि 18 साल के बाद मिडिल फैमिली वाला एक जो बच्चा होता है मिडिल फैमिली में 18 साल के बाद वो सोचता है कि हम कमाने लगे। और यही कमाने के चक्कर में, क्योंकि 18 साल के बाद वो रियल वाला मतलब मेहनत करेगा, रियल वाला पढ़ाई पढ़ेगा 18 साल के बाद। लेकिन 18 साल के बाद एक हर एक मिडिल क्लास का बच्चा जो होता है वो मेहनत पैसा कमाने के चक्कर में अपने पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है और बाद में अपने पूरे लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है भाई मेरे। तो खैर वो अलग बात है, हम लोग को कुछ करते रहना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे थे यहाँ पे क्या मोल, क्या पढ़ रहे थे भाई मेरे? मोल पढ़ रहे थे। और मोल होता क्या है? तो मोल का डिफिनेशन होता है
कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स मोलिकुल आयन के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल कहते हैं। बात हम लोग कर रहे थे दर्जन पे। अगर आप 12 को केला लेकर आए हो भाई मेरे, तो 12 को केला को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 दर्जन बोलते हैं ना। वही बात आपका मोल में भी है। और मोल क्या होता है, तो अगर आप 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम को अगर मिला दोगे, तब आपको क्या बोलना है, 1 मोल बोलना है। क्या बोलना है भाई मेरे, 1 मोल बोलना है। यानी 1, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाबू मेरे बताओ तो मोल का डिफिनेशन क्या होता है, 1 मोल का डिफिनेशन, तो आराम से बता देना कि देखिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम के समूह को हम लोग 1 मोल कहते हैं। जिस तरह से 12 गो केला को हम लोग 1 दर्जन कहा जाता है, उसी तरह से 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटमों की, परमाणुओं की संख्या को हम लोग 1 मोल कहते हैं। समझ गया भाई मेरे, मोल का डिफिनेशन और अवोगाड्रो नंबर का डिफिनेशन। कोई दिक्कत नहीं ना है अवोगाड्रो नंबर और मोल में। अवोगाड्रो नंबर एक प्रकार का संख्या होता है, और वो संख्या क्या बताता है, तो किसी भी तत्व के परमाणु भार में कितना परमाणु उपस्थित है, और वो परमाणु, वो जो संख्या होता है किसके बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और मोल क्या होता है, तो वही अवोगाड्रो नंबर के समूह, यानी 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटमों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। समझ गए ना। चलिए कुछ थोड़ा सा बात समझिए। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास और एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है आपका, तो एटॉमिक मास मतलब एक एटम का जो आपका मास होता है ना भाई मेरे, उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। और ग्राम एटॉमिक मास, तो जब वही एटॉमिक मास आपका ग्राम में लिखा जाता है ना, तो उसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक मास लिखना तो 16 AMU, और अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखना तो कितना, 16 ग्राम। आपको ग्राम एटॉमिक मास ज़्यादा चर्चा होगा। इस मोल कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा चर्चा किसका होगा, ग्राम एटॉमिक मास को। आपको हम बोलेंगे बाबू मेरे 25 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है, बताओ ऑक्सीजन का कितना एटम होगा, आपको तुरंत देख के बताना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास समझ गए ना। कभी कभी एक आ जाता है आपको एग्जाम में कि 1 AMU में, एक बात और, एटॉमिक मास को किस में लिखा जाता है भाई मेरे, AMU में। किस में लिखा जाता है, AMU में आता है। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, तो AMU। और 1 AMU में कितना ग्राम होता है, तो 1.67377 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। कितना होता है भाई मेरे, इतना होता है। समझ गए ना मोल और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, इस बात को समझ गए ना। चलिए भाई मेरे, अब हम लोग जब इस बात को समझ लिए मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, जब इस बात को हम लोग समझ लिए, तब आपका एक क्वेश्चन आपको हम दिए हुए, जैसा कि आपको बोर्ड के सामने नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। हाउ मैनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। आपको हिंदी में लिख देते हैं, 5 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम का कितना मोल होगा, कितना मोल होगा। ठीक है ना। हाउ मैनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यानी 5 ग्राम आपके पास कैल्शियम है। कितना ग्राम कैल्शियम है भाई मेरे, 5 ग्राम आपके पास कैल्शियम है। और उस 5 ग्राम कैल्शियम में आपको कैल्शियम के मोल की संख्या को बताना है। ठीक है, चलो देखो, 5 ग्राम अगर कैल्शियम है और कैल्शियम का मोल की संख्या बताना है आपको। बताओ मेरे भाई, आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि 5 ग्राम मेरे पास कैल्शियम है, कैल्शियम के एटम की संख्या बताओ या कैल्शियम के मोल की संख्या बताओ, 2 क्वेश्चन हो सकता है, हम इसमें ऐड कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कैल्शियम के एटमों की संख्या, कैल्शियम के एटम की संख्या, ये भी आ सकता है आपको। एटम की संख्या क्या होगा,
कैल्शियम का मोल और कैल्शियम के एटम की संख्या क्या होगा। देखो 5 ग्राम अगर आपके पास कैल्शियम है और आपको बताना है कि कैल्शियम का कितना मोल होगा या कैल्शियम का कितना एटम होगा, तो सबसे पहले आपको जो बता रहे भाई मेरे, अभी आपको शुरुआती है और शुरुआती कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी मैथ हो, पहले शुरुआती में आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं जाना चाहिए। पहले समझना चाहिए कि आखिर क्या क्या स्टेप हो रहा है, वही स्टेप से अगला भी क्वेश्चन आपका लिंक रहता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको ग्राम एटॉमिक मास लिखना है। क्या लिखना है दोस्त, ग्राम एटॉमिक मास लिखना है। और कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 ना, तो एटॉमिक मास कितना 40, और 40 तो ग्राम है ना, तो 40 जी, समझ गए ना, ग्राम एटॉमिक मास हो गया ना कैल्शियम का कितना 40 ग्राम। चलो भाई मेरे, अगर मेरे पास 40 ग्राम कैल्शियम होता भाई, तो कैल्शियम का कितना एटम रहता बताओ। अभी जस्ट बताए हैं एवोगाड्रो नंबर का डिफिनेशन कि किसी भी तत्व के परमाणु भार में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, और एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10 के पावर 23 एटमों का समूह होता है। यानी अगर 40 ग्राम तुम कैल्शियम लाता तो 6.02 × 10 के पावर 23 एटम्स होता। किसका एटम होता भाई, कैल्शियम का। लेकिन आपके पास 40 ग्राम है नहीं, कितना है 5 ग्राम है आपके पास कैल्शियम, तो 1 ग्राम में कितना होगा 23/40। आपके पास है कितना 5 ग्राम बाई 40 गुने 5, काट दो मेरे भाई, 8 कट गया ना। आपको देखिएगा इसको सॉल्यूशन आपको कर लेना है। इतना एटम होगा, इतना क्या होगा भाई मेरे, एटम होगा। किसका एटम होगा, कैल्शियम का एटम होगा। और यानी पहला का दूसरा का तो आंसर मिल गया। पहला का आंसर क्या पूछ रहा है कि 5 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम का कितना मोल होगा, इतना तो एटम होगा आपका, लेकिन मोल कितना होगा भाई मेरे, तो इतना एटम को 1 मोल बोला जाता है। तो इतना एटम को, तो इसके लिए हम 1 मोल लिखेंगे ना, 1 मोल बाई 8, इसको काटम कुटम करो 1/8 के, तो 1/8 के करेगा तो कितना होगा, तो 0 कितना होगा भाई मेरे 1 हुआ ना, 10 हो गया, 2 बचा, 8 दूनी 16, 0.12 ऐसे कर लेना अपना मोल। यानी 0.12 कितना हो जाएगा 125 आपका आएगा, 0.125 मोल आपका होगा, और इतना आपका क्या हो जाएगा एटम हो जाएगा। तो समझे ना भाई मेरे, इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या कर लेना है। एक बार फिर से समझाते हैं हम आपको। हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 5 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम का मोल कितना होगा और कैल्शियम के एटम की संख्या कितना होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं, और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 40 ग्राम। कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना 40 ग्राम। अगर 40 ग्राम कैल्शियम रहता तो इतना कैल्शियम का एटम होता। मेरे पास 40 ग्राम नहीं है, 5 ग्राम है, तो 1 ग्राम रहेगा तो इतना बटा 40, 5 रहेगा तो इतना बटा 40 गुने 5, कटम कुटम करे तो कितना आया, इतना बाई 8 आया, इतना एटम होगा। और अब हमको इतना एटम निकल गया, अब हमको मोल पूछ रहा है ना कि कैल्शियम का कितना मोल होगा, तो इतना एटम को हम लोग 1 मोल बोलते हैं ना, तो 1 मोल बाई 8 होगा, यानी मोल का 1/8 हिस्सा होगा। ठीक है ना, इसको कटम कुटम करे तो 0.125 मोल आपका आया। समझ गए ना भाई मेरे, मोल का डिफिनेशन क्या होता है, या कैसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर निकालते हैं, कैसे मोल की संख्या को निकालते हैं, एटमों की संख्या कैसे निकालते हैं, समझ गए ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोग जब हम लोग अगले वीडियो में आएंगे तो इससे और थोड़ा सा इससे और हार्ड आपका क्वेश्चन करवाया जाएगा, साथ ही साथ कुछ और कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है तो अगले वीडियो में आपको करवा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।